Good morning, 10th class. Let's start with part 3 of chapter 1st, Geography. That name is Resource and Development. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसोर्सेज क्या होती हैं और क्या चीज़ रिसोर्सेज नहीं होती हैं। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है या नहीं है, इसको भी मैंने क्लियर किया था कि भाई रिसोर्सेज गॉड का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, इसको ह्यूमन बींग्स ने अपने फंक्शन और एक्टिविटीज़ के थ्रू कन्वर्ट किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। थिंग्स जो नेचर में अवेलेबल है वो गिफ्ट है, बट रिसोर्सेज आर नॉट द गिफ्ट ऑफ गॉड। इसीलिए उसको हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए, न कि इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करना चाहिए। ओके तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया था, जिसके बेसिस पर मैंने बताया बेस पर और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। ओरिजिन के बेसिस पे मैंने बताया था कि बायोटिक एंड एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे बताया था रिन्यूएबिलिटी एंड नॉन रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर मैंने बताया है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, कम्युनिटी मतलब पूरे ग्रुप की, नेशनल पूरे कंट्री की, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा इसमें चीज़ें समझने वाली हैं कि द रिसोर्सेज विच आर रेगुलेट बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का आप नाम बता सकते हो कुछ, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है एंड एक्सेट्रा। दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही जो रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब बात यह है कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कौन से रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स में आएंगी, कौन से रिसोर्सेज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसे रेगुलेट करेंगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा, इसको बहुत समझने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सपोज कि इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ये जो मैप है ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है। बस में आ रही, क्योंकि इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है वो पेनिनसुलर है, और पेनिनसुलर मतलब क्या कि थ्री साइड्स जो इसके हैं वो वाटर से सराउंडेड है। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट दैट इज अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसके थ्रू ये बताया गया कि ये जो इंडियन किसी भी कंट्री का जो लैंड मास है वहाँ से 12 नॉटिकल मील, वहाँ से 12 नॉटिकल मील जो होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो 12 नॉटिकल मील है, ये इसे बोलते हैं टेरिटोरियल रिसोर्सेज, टेरिटोरियल जोन। अब टेरिटोरियल जोन में जो 12 नॉटिकल मील तक कंसिडर किया गया है, इस पर पूरी तरीके से इंडिया का रूल होता है। इस एरिया में आने से पहले हर किसी भी कंट्री को या किसी भी पर्सन को इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से 200 नॉटिकल मील को कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको फुल फॉर्म में क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज 200 नॉटिकल मील, जो कि 370 किलोमीटर के अराउंड में होता है, 370 किलोमीटर के आसपास होता है। इसके बाद का जो पार्ट है, अब इस स्पेशली ओशियन, ये सब ओशियन है ना, पता है ना आपको, ये कोई लैंड मास नहीं है, सब ओशियन रूट है। यानी जो EEZ जो जोन है वो पूरा का पूरा कौन सा जोन है? ओशियन जोन। EEZ के बाद यानी कि 200 नॉटिकल मील के बाद जो एरिया जो ओशियन आता है और उसमें जो रिसोर्सेज फाइंड आउट होती हैं, उस पर रोल किसका होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। और उसमें जो रिसोर्सेज मिलती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ओपन सी है, बस में आ रही है। एंड इन दिस एरिया विच रिसोर्सेज आर फाउंड कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बस में आ रही है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया ऑफ दैट इज इन ओपन ओशियन, एंड आफ्टर दिस एरिया all the resources found in the ocean that are controlled by the international institution. That's why these resources are called international resources. तो EEZ जो है आपका क्या है? एक एरिया है ओपन सी में, जिसमें रिसोर्सेज फाइंड आउट होती हैं, और उस पर रोल किसी भी कंट्री का नहीं, बल्कि अब किसी वर्ल्ड का नहीं, बल्कि उसी कंट्री का होता है। लेकिन इसके बाद के एरिया पर किसका कंट्रोल होता है?
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है SEZ, थोड़ा सा इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे बोलते हैं। SEZ को क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो ओपन ओशियन है, बस में यार इसके बाद के एरिया पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल होता है। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? किसी भी कंट्री का ना उसका अपना एरिया होता है, बस में यार इट इज़ एन एरिया ऑफ अ कंट्री, ये किसी कंट्री का एरिया है इन विच ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। पता है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है ना, नाम ही से पता चलता है इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन स्पेशल है, स्पेशल क्यों है? क्योंकि जितनी भी कंट्री के विद इन द कंट्री जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें जो लॉज बनाए गए हैं ट्रेड से रिलेटेड इस एरिया में बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि कुछ टैक्सेस में छूट कर दे दी जाती हैं, ये लोग ट्रेड बैलेंस कंट्रीज से एक साथ का ट्रेड बैलेंस पता है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ज़्यादा करते हैं ये लोग कि ताकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट हो वो ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। इससे क्या होगा कि इंडिया को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट किया जाता है ताकि ये लोग क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा देखो क्या क्या इसमें इनकी स्पेशलिटी क्या है। ये लोग क्या होते हैं कि ट्रेड बैलेंस में हेल्प करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं, बस में आ रही है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक इनको एक स्पेशल प्रॉफिट दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना विद इन द कंट्री तो होते ही हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? ये नेशनल बाउंड्री के नियर होते हैं। बस में जितनी भी नेशनल बॉर्डर्स है, चाहे वो ओशियन बॉर्डर्स हो गए, चाहे वो लैंड बॉर्डर्स हो गए, उसी के नियर में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में डिफरेंस। दूसरी चीज़ मुझे समझाने वाली जो पार्ट है आपके लिए वो है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। बाकी चीज़ें तो आप बता दोगे, लेकिन स्टॉक और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको स्टॉक बता दूं। स्टॉक क्या होता है कि ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में थिंग्स अवेलेबल हैं वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, बस में आ रही है। लेकिन क्या है कि हमारे पास वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसका हम एसेस नहीं कर पाते, उसका हम यूज नहीं कर पाते। ऐसे थिंग्स को यानी कि वो रिसोर्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है बस, लेकिन पता है कि वो हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है, लेकिन हमारे वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस दैट्स वाई दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड स्टॉक। रिजर्व क्या है कि ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, बस में आ रही है, लेकिन वो यूज में नहीं है। क्यों यूज में नहीं है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, ध्यान देना, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं था, इसमें टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी यूज में नहीं है। यहाँ तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो यूज में ही नहीं होगा, यहाँ पर तो यूज में भी नहीं है और टेक्नोलॉजी है, बस में आ रही है। अब लेकिन इसका यूज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास अब ये इनफ है, बहुत ज़्यादा है भाई ये रिसोर्स है, क्यों उसका यूज करना है? उसको स्टॉक कर दो, बस में आ रही है। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। और जैसे कि एग्जाम्पल में बता दो तो वाटर रिसोर्स इन द डैम, जो वाटर है वो रिजर्व कर दिया गया है कहाँ पर? डैम में। बताओ ना, वाटर का यूज हो रहा है किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। लेकिन इतना ज़्यादा वाटर है कि बार बार उसका यूज हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिजर्व करके रख दिया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। लेकिन स्टॉक में क्या होता है? सपोज हमको पता है कि वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है, फिर भी वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है? आपको पता है ना कि ड्रिंकिंग वाटर की जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म होता है कौन? वाटर। फिर भी हमारे पास वाटर की स्कार्सिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको एसेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इसके पास हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती तो हम क्या वाटर नहीं बना लेते? हमें कहीं वाटर की स्कार्सिटी होती है हमारे कंट्री में? कभी नहीं होती। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्स कहते हैं और ऐसे को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ है। अब बात यह है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, बात समझ में आ रही है। अब बात यह है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आपको पता है मैंने डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या बताया? ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वैसे ही रिसोर्सेज का जो है उसका हर रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसे कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज में किसी भी थिंग्स को, तो इसकी भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा भी डेवलपमेंट हो। रिसोर्सेज भी कहते हैं कि मेरा भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कैसे होगा? अब देखना, लोगों से गलती क्या हो गई, लोगों ने कंसीडर कर लिया, पीपल कंसीडर दैट कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लोगों ने ये समझ लिया कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट, इसलिए इसको जैसे मर्जी वैसे यूज करो। एज रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि बिना सोचे समझे उन्होंने यूज कर लिया, एंड लेड टू द
मेनी प्रॉब्लम्स। जब लोगों ने इसको समझा कि ये तो नेचर का गिफ्ट है, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि थिंग्स नेचर का गिफ्ट है, रिसोर्सेज नहीं। बस में आ रही है ना। तो लोगों की इसी गलतफहमी की वजह से, इसी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने लगा, कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, यानी जो रिसोर्सेज हैं, किसी पास पैसा ज़्यादा था तो सारे रिसोर्सेज पे उसी का कंट्रोल हो गया, बाकी लोगों को नहीं मिल पाया। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पॉल्यूशन बहुत सारी हुई, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारी पॉल्यूशन क्रिएट हुई। क्यों? रिसोर्सेज को गिफ्ट के रूप में कंसिडर, फ्री गिफ्ट के रूप में कंसिडर करने की वजह से। इसलिए कहा गया कि नहीं भाई, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हमने तरीका अपनाया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? कि विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री। बस में आ रही है। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी रिसोर्सेज के बारे में, कि इसके डेवलपमेंट के लिए पूरे कंट्रीज ने, पूरे वर्ल्ड ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।